हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे। आज का न्यू टॉपिक है हमारा प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अच्छा टॉपिक है। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं जो लास्ट वीडियो है उसमें जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, समराइज़ कर लेते हैं उसको भी हम थोड़ा सा। तो उसमें हमने क्या बताया, एक तो ओमीय प्रतिरोध के बारे में और दूसरा अनोमीय प्रतिरोध के बारे में बताया मैंने। फिर ओमीय युक्तियाँ क्या हैं, अनोमीय युक्तियाँ क्या हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। ओमीय युक्तियाँ जैसे धात्विक चालक, अनोमीय युक्तियाँ क्या है, जैसे यहाँ ट्रांजिस्टर की बात की थी मैंने, जैसे थर्मिस्टर की बात की थी, अधिक धारा का टॉर्च का बल्ब है उसकी बात की थी, अधिक धारा का जो टॉर्च का जो बल्ब है ना उसकी भी बात की थी। मतलब ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर हमने बात की थी कार्बन प्रतिरोधक यानी कार्बन रेजिस्टर्स और वर्ण कोड जो होते हैं, कलर कोड होते हैं। मतलब कार्बन रजिस्टर और वर्ण कोड, जो वर्ण कोड थे ना, कलर कोड, और उनके लिए हमने एक टेबल भी बनाई थी। देखिएगा, इसमें से एक नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे होता है, आपको एक कार्बन रजिस्टर देगा, उस पर क्या होगा, चार पट्टियाँ होंगी, ठीक है। चार पट्टियाँ दे देगा और चार पट्टियों पर अलग अलग कलर देगा, और उन कलर से आपको क्या निकालना होगा, उस प्रतिरोधक की प्रतिरोध वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, प्रतिरोध का मान ज्ञात करना पड़ेगा। एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, आपको कलर्स देगा और कलर्स के थ्रू आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा वहाँ से। कलर्स दे दे, कलर्स तो बता ही दिए ना, कलर्स वाला तो मैटर अभी बात की है मैंने। कलर्स से तो हम निकाल सकते हैं प्रतिरोध वैल्यू, और प्रतिरोध वैल्यू दे देगा। अब सुनिए, प्रतिरोध वैल्यू दे देगा तो कैसे करोगे। आपको अगर प्रतिरोध मान देगा तो क्या पूछेगा आपसे, वो पूछेगा कलर पूछेगा। कलर भी कैसे, एकदम ऑर्डर में होने चाहिए, सारे क्रमबद्ध रूप से होने चाहिए वो कलर, जितने भी कलर होंगे। मतलब एक प्रतिरोध वैल्यू देगा और उस वैल्यू के थ्रू आपको क्या निकलवाएगा, कलर्स निकलवाएगा कि भाई कौन से कलर होंगे, और उनको एक क्रम में लिखिए, ठीक है ना। तो वो वैसे वो क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए थे आपसे लास्ट वीडियो में, तो वो क्वेश्चन आप जरूर देखना है, ठीक है ना। उनका सॉल्यूशन देखना है, उसको समझना है। पूरे जो भी लास्ट वीडियो को मैंने जो भी बताया था, डिस्कशन जो भी किया था उस टॉपिक के बारे में, आपको बढ़िया तरीके से उसको समझना है। अभी तक आपने नहीं देखा है उस वीडियो को, कंप्लीट नहीं देखा है, बिल्कुल कंप्लीट नहीं देखा है अभी तक। जितने भी स्टूडेंट्स ने देखा है उन्होंने भी क्या है, बहुत ही कम देखा है, ठीक है ना। तो ये भाई पूरा देखो, वीडियो को कंप्लीट देखो, जिससे कि आपके जितने कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं और आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि वहाँ से कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, ठीक है। तो उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस वीडियो को आपको वापस, मतलब जो भी नहीं देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है, कंप्लीट नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा अभी तक कंप्लीट, तो कंप्लीट नहीं देखा है तो उसको कंप्लीट देखो, ठीक है ना। आप कंप्लीट नहीं देखते हो तभी मैं आगे वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ, ठीक है ना। आगे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको कंप्लीट देखा करो, और जैसे ही और सारे देखा करो, सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे देखो, जिससे कि मैं न्यू वीडियो अपलोड कर सकूँ, जल्दी से जल्दी कर सकूँ, ये टाइम नहीं लगे जिससे। क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, वो कंप्लीट भी करना है। सिलेबस पता नहीं रिड्यूस होगा, कम होगा कि नहीं होगा, वो कन्फर्मेशन नहीं है अभी अपने पास। तो इसीलिए आपको क्या है कि कंटिन्यू देखो, जल्दी से जल्दी वीडियो को कंप्लीट देखो, ठीक है ना, जिससे आपको नया वीडियो मिल सके, ठीक है। फिर उसको भी नया वीडियो जैसे मिलेगा, और उसी के साथ साथ ही मैं क्या कर दूंगा, जो PDF होती है वो PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है ना। तो वो PDF के थ्रू आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके तुरंत बाद देख लिया करो, ज़्यादा टाइम मत लिया करो। भाई लास्ट एक दिन का टाइम ले लो, और ज़्यादा क्यों ले, तो भाई एक दिन, मैक्सिमम एक दिन में सभी सारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कंप्लीट कर लो इस वीडियो को, ठीक है भाई। उस वीडियो को कंप्लीट करो, और जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाता है फिर उसकी जो PDF है, उस PDF के थ्रू नोट्स अपने कॉपी में बना लो, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नोट्स बना लो, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रोसेस चलने दो। तो आप ऐसा काम कर नहीं रहे हो, तो जिससे कि क्या है कि डिले होता जा रहा है काम, जिससे कि एक चैप्टर मतलब पूरे वीकली मैं 2 या 3 बार ही पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं तो वीकली कम से कम 4 या 5 दिन तो पढ़ाऊँ, नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, 3 दिन मुश्किल से, वो भी 3 दिन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आप पूरा जब तक वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देखते हो तब तक मेरी भी इच्छा बनाने की नहीं होती, वीडियो बनाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप इसको कंप्लीट देखो भाई, ठीक है। तो चलिए, तो आज हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, देखो भाई,
जितने भी पदार्थ हैं सब देखिएगा, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का जो प्रभाव है, इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन मटेरियल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर यानी ताप पर निर्भर करती है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी प्रतिरोधकता लो टेम्परेचर पर जीरो हो जाती है, निम्न ताप पर क्या होती है, जीरो हो जाती है। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, वैसे सुपर कंडक्टर मटेरियल होते हैं, यानी अति चालक पदार्थ होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता लो टेम्परेचर पर क्या होती है, लो, बिल्कुल लो टेम्परेचर, जिसको हम प्राप्त भी नहीं कर सकते, वो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता उन पदार्थों की क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, अर्थात चालकता अनंत हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर मटेरियल यानी अति चालक पदार्थ होते हैं। और इसका डिस्कशन हम आगे जस्ट अभी आगे करेंगे, इस टॉपिक को मतलब डीपली इसका डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये थोड़ा बहुत ही बताया इसके बारे में, प्रतिरोधकता से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ले लिया, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लिया। अब देखिएगा क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर होता है, कोई भी चालक है, उसकी प्रतिरोधकता को एक एक्सप्रेशन फॉर्मूला है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा कोई भी चालक, उसकी प्रतिरोधकता देखिएगा रो एक रिलेशन के द्वारा क्या की जाती है, यहाँ से रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये रिलेशन ये डायरेक्ट है, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। रो टी इक्वल्स टू रो जीरो इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी माइनस टी नोट, और ये ब्रेकेट बंद, ठीक है। तो ये देखो रो टी का मतलब तो क्या होता है, ये टी का मतलब ताप, ये T डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक की क्या है, प्रतिरोधकता है। ये जीरो का मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, चालक की प्रतिरोधकता। जो चालक पदार्थ होता है ना, जो पदार्थ होता है उस पदार्थ की क्या है, ये प्रतिरोधकता है, ठीक है। ये अल्फा क्या है, ये ताप गुणांक होता है, इसको ताप गुणांक बोलते हैं, ठीक है। ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक बोल सकते हो, मतलब ये ताप गुणांक होता है, ऐसे याद रखिएगा, ताप गुणांक बोलते हैं। T माइनस टी ये टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि, इसको ताप में वृद्धि बोल सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में जो चेंज आया है वो देखो ये है टेम्परेचर में, टी तो ये T डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इनिशियल बोल सकते हो, इनिशियल टेम्परेचर, प्रारंभिक ताप, अंतिम ताप, इनिशियल रेजिस्टिविटी, तो ये आप ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे तो ये 0 के लिए है, 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया है ये सब, ठीक है ना। तो देखो यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि रो टी व रो जीरो चालक की प्रतिरोधकता T डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, ये प्रतिरोधकता है। मतलब ये जो रो टी व रो जीरो चालक की प्रतिरोधकता है T डिग्री सेल्सियस व 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर है, ठीक है ना। कौन से ताप पर है, T डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर है। अब देखिएगा इसमें अल्फा का मान कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से, तो इस प्रकार से इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है। रो टी माइनस रो जीरो अपॉन रो जीरो इंटू टी माइनस टी जीरो। अब यहाँ से देखिएगा रो टी माइनस रो जीरो का मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी, मतलब प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन है वो डेल रो के रूप में लिखेंगे यहाँ से। ये हमारी इनिशियल जो प्रारंभिक जो रेजिस्टिविटी है ये क्या है, रो जीरो है, तो रो जीरो, और टी माइनस टी जीरो क्या है, डेल टी है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू डेल रो अपॉन में रो जीरो इंटू डेल टी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लिखा है यहाँ से, ये रिलेशन लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पर, देखो ये रहा, ये यहाँ पर इस ब्रैकेट में देखिएगा, ठीक है। तो ये अल्फा यहाँ से मैंने बताया प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, चालक का है ये, स्पेशली चालक का, मतलब चालक का क्या है, वैसे तो यहाँ हम चालक के बारे में पढ़ेंगे तो चालक का हो जाएगा, हम अर्धचालक के लिए पढ़ेंगे तो अर्धचालक हो जाएगा, वो कोई फिक्स नहीं है। ये मतलब अल्फा ना, ये ताप गुणांक, आप ये याद रखिएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है ना, ताप गुणांक है। तो अल्फा का मात्रक अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले अल्फा का मात्रक क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, एक नंबर में अल्फा का मात्रक क्या होता है तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताओगे, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि आपको पता है प्रतिरोधकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ओनली टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, इनवर्स का मतलब प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप ये प्रतिरोधकता के लिए जो रिलेशन लिखा है उसी की, मतलब उसी की तुलना से आप क्या लिख सकते हो, जो ये प्रतिरोध है इसका भी रिलेशन लिख सकते हो, यानी प्रतिरोध का जो एक्सप्रेशन फॉर्मूला होता है ना, वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। प्रतिरोध चालक पदार्थ के लिए, कोई भी पदार्थ हो, चालक पदार्थ हो चाहे कोई अर्धचालक हो, ठीक है ना। तो चालक पदार्थ के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक प्रतिरोध का फॉर्मूला लिखा है, ये प्रतिरोध का जो एक्सप्रेशन फॉर्मूला, ठीक है ना, एक्सप्रेशन फॉर्मूला है आर टी इक्वल्स टू आर जीरो इंटू 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट के रूप में, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये मतलब इसी की सिमिलरिटी से लिखा है, देखो ये इसी की सिमिलरिटी से मैंने ये लिख दिया इसको, प्रतिरोध के लिए रिलेशन लिखा है मैंने, ठीक है। ये तो था हमारा प्रतिरोधकता के रिलेशन था, और इसी की सिमिलरिटी से मैंने लिख दिया ये प्रतिरोध का रिलेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो हम आगे बात करते हैं, अब देखो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, अब जो पढ़ाऊंगा।
तो वो देखिएगा क्या है। सबसे पहले धातुओं की प्रतिरोधकता की बात करेंगे, तो धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का इफेक्ट क्या है, ताप का प्रभाव क्या है, वो हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। कोई भी पदार्थ है उसका विशिष्ट प्रतिरोध निम्न सूत्र के द्वारा दिया जाता है। तो ये प्रतिरोधकता का सूत्र है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बारे में हमने पहले भी बातचीत कर ली है। तो ये कोई भी पदार्थ है उसका विशिष्ट प्रतिरोध ये होता है, रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो होता है, जिसमें एम और ई ये तो कांस्टेंट हैं, टो और एन क्या है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक का समझते हो आप, कैरेक्टरिस्टिक एन और टो ये चेंज हो जाते हैं, मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, कहने का मतलब, ठीक है ना। एम और टो, सॉरी एन और टो। तो देखिए द्रव्यमान एम और ई पर तो आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एम और ई पर तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यदि ताप वृद्धि ज़्यादा नहीं हो, ताप टेम्परेचर अगर आप ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हो, तो एन पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्मॉल एन पर भी, स्मॉल एन क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक आप लो टेम्परेचर रखोगे, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ाओगे, तब तक तो इस एन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप टेम्परेचर देखिएगा तो आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, एक सीमा से अधिक बढ़ा रहे हो टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। अरे भाई जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब जो मटेरियल्स है, कौन सा कंडक्टर है, चालक पदार्थ है, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो उस चालक में जो उपस्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा की वजह से कौन सी ऊर्जा मिलती है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ने से मतलब स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा उस केस में क्या होगा, दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगने वाला जो समय है, विश्रांति काल जिसे हम बोलते हैं, वो समय भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे समय भी क्या हो जाएगा, समय भी कम लगेगा भाई। अरे स्पीड बढ़ गई तो टाइम तो कम ही लगेगा, ठीक है ना। दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय होता है ना, जो विश्रांति काल है, उस विश्रांति काल का मान भी घट जाता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिए, ताप बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है। देखिएगा ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ गया इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उसकी, ठीक है ना। तो ये वेग बढ़ गया क्योंकि वहाँ टेम्परेचर से, उसी टेम्परेचर की वजह से उसमें ऊर्जा मिलती है, और उसमें ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है, यानी उनकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड वेग वेलोसिटी मिल जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है ना, उसमें ऊर्जा, ठीक है। तो ये वेग बढ़ेगा तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो लगा समय है वो भी क्या हो जाता है, समय भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दो टक्करों के बीच जो औसत जो समय होता है या विश्रांति काल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। मतलब ये भी ध्यान रखिएगा। और दूरी लेमडा है उसका मान भी कम हो जाता है। देखिएगा यहाँ से देखिएगा, ये टो बराबर दिख रहा है भाई, ये रिलेशन देखिएगा, ये दिख नहीं रहा भाई, टो इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन वी आर एम एस क्या है, ये स्पीड है भाई, ये फ्री इलेक्ट्रॉनों की स्पीड है। ये लैम्डा क्या है, ये दो क्रमागत टक्करों के का जो मुक्त पथ होता है ना, दो क्रमागत टक्करों के जो बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को बोलते हैं लैम्डा, यानी माध्य मुक्त पथ होता है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि जो वी आर एम एस है इसका मान कम हो जाता है, सॉरी वी आर एम एस का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये टो जो दिख रहा है ना आपको, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है इलेक्ट्रॉन को उस मुक्त पथ को कंप्लीट करने में जो समय लगता है, उस समय का मान कम हो जाता है। और जैसे ये टो का मान जैसे ही कम होगा तो देखिएगा यहाँ से देखिएगा आप, ये देखो ये रिलेशन दिख रहा है क्या, ये रिलेशन देखो, इस रिलेशन को आप ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर लिख दिया मैंने इसको। इस रिलेशन से आप देखिएगा, अगर टो का मान अगर कम हो जाता है यहाँ से, वी के बढ़ने से टो कम हो गया, और टो कम हो गया तो क्या बढ़ जाएगी, यहाँ रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, ताप बढ़ाने से धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। ये बात इंपॉर्टेंट हो गई ना, यहाँ से निकाल दिया ना, ताप बढ़ाने से धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। कैसे पता चला, ये आपके सामने अभी बताया, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। इसमें क्या होता है, इस रिलेशन में आप देखिएगा, जो ये रिलेशन मतलब रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन है ना, ये एक्सप्रेशन फॉर्मूला ये ध्यान रखना पड़ेगा, रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। क्यों, इसमें एम और स्मॉल ई तो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन एन तो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा एन पर भी, लेकिन टेम्परेचर अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाते हो तो क्या हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड के बढ़ने से क्या हो जाता है, जो यहाँ से क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, यानी विश्रांति काल का जो मान है वो कम हो जाता है। विश्रांति काल जैसे ही कम होगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी यानी चालक की जो प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि भाई ताप का क्या प्रभाव पड़ता है धातुओं की प्रतिरोधकता पर। तो याद रखिएगा, ताप बढ़ाने से धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, तो ये इफेक्ट पड़ता है।
और ये तो धातु की बात करें, मिश्र धातु अलॉयज लेंगे तो अलॉयज यानी मिश्र धातु लेंगे तो मिश्र धातुओं पर भी ताप का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, क्योंकि वो भी सेम ही प्रोसेस से मतलब क्या होता है, वही सिस्टम जो मेटल्स में होता है वही अलॉयज में होता है, ऐसा ही सिस्टम, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें भी क्या हो जाती है, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। मिश्र धातुओं में नाइक्रो, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटेंट ऐसे मतलब एक्सेप्शन है, मतलब जिनकी प्रतिरोधकता पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नाइक्रो, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेंट, तो ज़्यादा ताप का इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता उन पर। और इस कारण इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रतिरोध तार में किया जाता है, प्रतिरोध तार में किया जाता है। और लैब में ये प्रतिरोध तार कहाँ मिलता है, लैब में। और लैब में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में मिलता है ये प्रतिरोध तार, ये विभव मापी में मिलता है और मीटर क्षेत्र में मिलता है, और कहाँ मिलता है, ये प्रतिरोध बॉक्स में मिलता है वो तार, ठीक है ना। वो नाइक्रोम का हो, मैग्नीन का हो या फिर कॉन्स्टेंटेंट का हो, इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। और जिसकी वजह से इनके तार, कौन से तार बनाए जाते हैं, प्रतिरोध तार बनाए जाते हैं। और ये तार कहाँ यूज होते हैं, लैब में। लैब में कहाँ, लैब में कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं, लैब में हमारे जो बात करें विभव मापी में पोटेंशियोमीटर में यूज होते हैं ये तार, और प्रतिरोध बॉक्स में होते हैं, और जो अपना मीटर क्षेत्र उसमें यूज होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जो अल्फा है धातुओं के लिए, जो अल्फा है उसका मान धनात्मक होता है, क्योंकि प्रतिरोधकता बढ़ती है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। इसीलिए इसमें अल्फा का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकता है धातुओं के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान मतलब धनात्मक या ऋणात्मक जो भी है, मतलब कैसा होता है, जो भी है वो पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। ये तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक कैसा होता है भाई, इसमें पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव होता है किसके लिए, धातुओं के लिए। धातुओं की प्रतिरोधकता का जो ताप गुणांक है, धातुओं के लिए जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है वो पॉजिटिव होता है, अल्फा यानी पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक ये आलेख भी खींचे हुए हैं, ये भी आप ध्यान देख लीजिएगा। हाई टेम्परेचर पर मेटल्स के लिए, अलॉयज के लिए बनाए हुए हैं दोनों, ठीक है ना। तो हाई जो टेम्परेचर उस ताप पर रेजिस्टिविटी देखिए किस प्रकार से बढ़ रही है। इसमें स्टार्टिंग में देखो, ये यहाँ से देखो रेजिस्टिविटी किस प्रकार से, ऐसे जीरो से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है, कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। तो बस यही है, मतलब आलेख में यही तो बताया कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ती है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, किसकी, धातुओं की, यानी धातु की जो चालक है उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। ये अलॉयज है, इनकी भी प्रतिरोधकता बढ़ती है। ये लो टेम्परेचर पर होता है, ये हाई टेम्परेचर पर ये ग्राफ लिया है। लो टेम्परेचर पर किसके लिए, अलॉयज के लिए, मेटल्स के लिए, अलॉयज जो होते हैं ना मिश्र धातु, उनके लिए लिया गया है, और ये धातुओं के लिए लिया गया है। ये जो ग्राफ है ये ध्यान रखिए। लो टेम्परेचर मतलब निम्न ताप पर, ज़्यादा टेम्परेचर को कोई फायदा नहीं है इसमें। लो टेम्परेचर पर करोगे ना तो ये प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, फिर हाई टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, मतलब ये आगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर ये लो टेम्परेचर के लिए बनाया है, हाई टेम्परेचर के लिए बनाया है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा जो नेक्स्ट है इसका, जो नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल है वो हमारा क्या है, नेक्स्ट मटेरियल देखिएगा, ये है हमारा अर्धचालकों और कुचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो है, ठीक है। तो अर्धचालकों और कुचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं, फटाफट देखिएगा, सुनिए ध्यान से, अभी इनको भी बता देते हैं। देखो अर्धचालक और कुचालकों की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले हम अर्धचालकों की बात कर लेते हैं, फिर कुचालकों की बात करेंगे। तो अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है उस पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ने वाला वो हम देख लेते हैं। तो देखिएगा सेमीकंडक्टर आपको पता है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि क्या होते हैं, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, ताप बढ़ाने पर घटती है। ये उल्टा काम है इसमें। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, अर्थात अल्फा का मान नेगेटिव प्राप्त होता है इसमें। और इन पदार्थों को हम अर्धचालक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जैसे इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, और जैसे कि हम बात करें कार्बन, ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, मतलब टेम्परेचर ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता क्या होती है, डिक्रीज होती है, प्रतिरोधकता घटती है। तो चालकता बढ़ेगी, प्रतिरोधकता घटेगी तो चालकता बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि भाई टेम्परेचर के बढ़ने से प्रतिरोधकता घटती है तो चालकता बढ़ेगी उन पदार्थों की। तो देखिए किस प्रकार से प्रतिरोधकता घटती है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता घटती है, उसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए इसी इक्वेशन से हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो देखिएगा ताप बढ़ाया हमने, ताप बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है भाई, ताप बढ़ाने से क्या होगा, सेमीकंडक्टर में एक खास बात ये है, एन बढ़ेगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा, ये ताप के बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी कि क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व समझते हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, एन का मान बढ़ता है, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है उनकी संख्या बढ़ती है, किसमें, सेमीकंडक्टर्स में, अर्धचालकों में, ठीक है। क्योंकि अर्धचालक में मतलब सारे इलेक्ट्रॉन फ्री थोड़ी ना होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणुओं के साथ बद्ध होते हैं। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से फ्री हो जाएगा एनर्जी लेकर के, मतलब टेम्परेचर के कारण जो हीट एनर्जी मिलेगी उसको
तो उस एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से फ्री हो जाएगा, और फ्री होने के बाद क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे जिनसे फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बढ़ेगा, लेकिन टो का मान भी कम होगा, क्योंकि टो का मान भी कम होगा, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या है वी वेग से गति कर रहे हैं, मतलब वो वेग से मतलब उनका वेग बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उन इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ रहा है, तो क्या होगा, उनका विश्रांति काल क्या होगा, कम हो जाएगा। विश्रांति काल कम होगा, लेकिन एन में क्या होगी, वृद्धि होगी। एन में क्या होगी, वृद्धि होगी। एन में वृद्धि होगी, टो में क्या होगी, कमी होगी। लेकिन एन में होने वाली जो वृद्धि है वो ज्यादा होती है, याद रखिएगा। एन में होने वाली जो वृद्धि है वो टो में होने वाली कमी की तुलना में ज्यादा होती है। तो एन में होने वाली वृद्धि ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रो का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रो का मान कम हो जाता है, रो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अर्थात चालकता बढ़ जाती है। तो ये कब होगा, जब टो का मान यानी ये हमारा टो विश्रांति काल जो है वो कम होता है, ये कम होता है, लेकिन एन क्या होता है, यहाँ बढ़ता है। एन में होने वाली वृद्धि जो है वो टो में होने वाली कमी की तुलना में ज्यादा होती है, तो ये याद रखिएगा। तो एन ज्यादा होगा, एन बढ़ेगा, तो एन बढ़ेगा यानी कि रो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसी इक्वेशन से निकलेंगे सारे के सारे। इसी प्रकार से हम इंसुलेटर की बात करेंगे, कुचालकों की बात करेंगे, तो कुचालकों में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। अगर आप क्या कर रहे हो, उसको टेम्परेचर उसका डिक्रीज कर रहे हो, देखो एक उल्टा प्रोसीजर लेते हैं। अगर तापमान कम कर रहे हो, जो कुचालक जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का जो टेम्परेचर आप कम कर रहे हो, उनको ठंडा कर रहे हो, कहने का मतलब तापमान अगर कम कर रहे हो, तो तापमान कम होगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, यानी चालकता घट जाएगी। तो 0 केल्विन ताप पर अगर हम देखें, 0 केल्विन की बात करें, तो 0 केल्विन ताप पर क्या होता है, कुचालकों की जो प्रतिरोधकता वो इन्फानाइट हो जाती है, और चालकता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। भाई प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी तो इन्फानाइट हो जाती है, और चालकता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं कुचालक पदार्थ बोलते हैं, जिनकी प्रतिरोधकता इन्फानाइट होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है। इन्फानाइट का मतलब बहुत ज्यादा होती है, और चालकता लगभग 0 होती है, ठीक है ना। तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और प्रतिरोधकता एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, मतलब चरघातांकी रूप से बढ़ती है, ठीक है ना। अगर आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, कुचालक पदार्थों का टेम्परेचर अगर आप कम कर रहे हो, तो टेम्परेचर के कम होने से जो प्रतिरोधकता है वो एक्सपोनेंशियली यानी चरघातांकी रूप से बढ़ती है। और वो किस प्रकार से बढ़ती है वो हम अभी बात करें। एक्सप्लेनेशन मैंने सारा बता दिया, अब देखते हैं। देखिएगा, देखो मैंने ये लिखा भी है रिलेशन, रो बराबर रो जीरो एक्सपोनेंशियल ईजी अपॉन के टी। देखो ये मैंने कहा ना कि ताप को अगर आप कम कर रहे हो, टेम्परेचर को जब आप कम कर रहे हो, तो प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन किस रूप में बढ़ेगी, चरघातांक के रूप में बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन कर दिया है मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ ये इसकी जो लैंग्वेज है वो एक्सप्लेनेशन सारा दे दिया मैंने, जितना भी एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट हमारा है विद्युत अपघट्यों की जो प्रतिरोधकता वो देखिए। इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि किसमें होते हैं, ये केमिकल जो मटेरियल है किसमें होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं किसमें होते हैं भाई, ये सेल में होते हैं। सेल जो होता है, सेल उसके अंदर होते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 कैथोड एनोड। तो उसमें जो सेल में जो गोल होता है वो गोल किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। वो गोल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, यानी विद्युत अपघट्य होता है। वो जो लिक्विड गोल होता है ना, उसमें लिक्विड भरा होता है, उसके सेल के अंदर जो पदार्थ भरा होता है, मटेरियल भरा होता है, उस मटेरियल को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब गोल होता है, वो थोड़ा उसकी अगर विस्कोसिटी की बात करें, श्यानता ज़्यादा होती है वो उसके अंदर, उस लिक्विड में श्यानता ज़्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वो श्यानता कम हो जाती है, उससे जो मटेरियल की या लिक्विड की जो श्यानता है वो कम हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो, उस मटेरियल का जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, कौन सा मटेरियल, विद्युत अपघट्य जो हमने लिया है, जो भी हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है, जो कि द्रव्य अपघट्य, द्रव्य मतलब लिक्विड होता है, तो वो द्रव्य अपघट्य है, उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या हो जाता है, उस अपघट्य का क्या हो जाता है, उस अपघट्य की श्यानता कम हो जाती है, उस द्रव्य की श्यानता जो है वो कम हो जाती है। श्यानता की कम होने से क्या हो जाते हैं, वहां पर श्यानता प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध अगर कम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, हमें क्या मिलेंगे, मुक्त आयन प्राप्त होंगे, फ्री जो आयन है वो मिलेंगे, एक धनायन ऋणायन, इस प्रकार से मतलब हमें आयन प्राप्त होंगे, और वो स्वतंत्र रूप से गति करेंगे उस मटेरियल में, उस अपघट्य में वो जो आयन है वो स्वतंत्र रूप से गति करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो अब क्या इससे क्या स्पष्ट हुआ कि विद्युत अपघट्यों की जो प्रतिरोधकता है वो कम हो जाती है।
कब होगी भाई, प्रतिरोधकता कम कब होगी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। टेम्परेचर के बढ़ाने से विद्युत अपघट्यों का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कम हो जाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। विद्युत अपघट्य जो भी है, इलेक्ट्रोलाइट जो भी आपने लिया है, जो भी मटेरियल लिया है, उस मटेरियल की अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ये क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध कम होने से क्या हो जाती है, श्यानता कम हो जाएगी। श्यानता कम होगी तो क्या होगा भाई, प्रतिरोध कम कब होगा, जब श्यानता कम होगी। श्यानता कब होगी, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर के बढ़ाने से श्यानता कम होगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और प्रतिरोध कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारी जो प्रतिरोधता वो भी कम हो जाएगी, प्रतिरोधता भी कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा, उस केस में जो मटेरियल में जो फ्री आयंस हैं वो क्या होंगे, स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से गति करेंगे, ठीक है ना, उस मटेरियल के अंदर वो आयन, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधता पर ताप का जो प्रभाव। तो 3 पदार्थ थे, 3 या 4 जो पदार्थ लिए। एक तो धातु लिया मैंने, फिर हमने लिया अर्धचालक पदार्थ लिया, धातु या चालक बोल दूं, धातु या चालक या धात्विक चालक। दूसरा मटेरियल लिया मैंने अर्धचालक, तीसरा लिया मैंने क्या, कुचालक, और चौथा मटेरियल लिया मैंने यहाँ पर कौन सा मटेरियल है, चौथा मटेरियल हमारा कौन सा है, चौथा है हमारा यहाँ पर बात करें विद्युत अपघट्य। तो 4 प्रकार के मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स पर ताप का जो इफेक्ट क्या पड़ता है वो हमने देख लिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए ताप का क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, ताप का धात्विक चालकों पर क्या प्रभाव पड़ा है, ताप का अर्धचालकों और कुचालकों पर क्या प्रभाव पड़ा, विद्युत अपघट्यों पर क्या प्रभाव पड़ा, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिएगा जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अतिचालकता। इसके बारे में देखिएगा सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। इसके बारे में मैंने अतिचालक पदार्थ अभी बातचीत भी कर ली है थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग में शुरुआत ही इसी से की मैंने। अतिचालक पदार्थ से सुपर कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनसे स्टार्टिंग की थी मैंने। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, लो टेम्परेचर यानी कम ताप पर क्या हो जाते हैं, मतलब लो टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, इनकी प्रतिरोधकता 0 हो जाती है। देखिएगा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे धात्विक चालक या फिर मिश्र धातु होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता निम्न ताप पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। प्रतिरोधकता या प्रतिरोध उनका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी चालकता अनंत हो जाती है, मतलब बहुत अधिक हो जाती है। तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं अतिचालक पदार्थ, सुपर कंडक्टर मटेरियल बोलते हैं, और सुपर कंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। और इस गुण को, ये गुण जिन पदार्थों में पाया जाता है, मतलब उन पदार्थों को तो हमने बोल दिया क्या बोल दिया हमने, अतिचालक पदार्थ, और इस गुण को क्या बोला, अतिचालकता बोला। मतलब जिन पदार्थों में ये गुण पाया जाता है उन पदार्थों को तो हमने अतिचालक पदार्थ बोला, और इस गुण का नाम क्या पड़ा, इस गुण का नाम है अतिचालकता। तो देखिएगा ऐसे पदार्थ जो धातु, मिश्र धातु, जिनके लिए ताप को घटाने पर प्रतिरोध धीरे धीरे घटता है, प्रतिरोध धीरे धीरे घटता है, लेकिन ताप की एक सीमा के बाद वो एक निश्चित ताप होगा जिस पर प्रतिरोध अचानक से 0 हो जाएगा, लेकिन ताप की एक सीमा के बाद प्रतिरोध अचानक से तेजी से घटकर 0 हो जाता है। ऐसे पदार्थ अतिचालक तथा इस गुण को हम क्या बोलते हैं, अतिचालकता बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है ना भाई। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे धात्विक पदार्थ होते हैं, धात्विक चालक होते हैं या मिश्र धातु होते हैं, जिनकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध ताप के कम होने पर क्या होती है, घटती है। मतलब ताप कम करोगे तो प्रतिरोधकता भी कम होगी, लेकिन ताप का एक निश्चित मान होगा, उस निश्चित मान पर प्रतिरोधकता अचानक से 0 हो जाएगी। तो उस केस में उस पदार्थ को तो हम बोलते हैं क्रांतिक ताप, नहीं सॉरी, उस ताप को तो हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप। और उस पदार्थ को जिसकी प्रतिरोधकता 0 हो गई है, प्रतिरोध 0 हो गया है, उस पदार्थ को हम बोलते हैं अतिचालक पदार्थ बोलते हैं। और ऐसे गुण को, ये गुण जो पाया जा रहा है किसमें, अतिचालक पदार्थों में, इस गुण को हम क्या बोलते हैं, अतिचालकता बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये अतिचालकता का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही कठिन कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल कार्य है, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन फिर भी मतलब रेयर केस में कुछ ऐसे मटेरियल हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अतिचालकता का गुण पाया जाता है, ठीक है ना, रेयर केस में। क्योंकि अतिचालकता है वो 10 केल्विन से नीचे मिलती है, 10 केल्विन से और 0.1 केल्विन के बीच में मिलती है, ये याद रखिएगा। और इसका एक ग्राफ बनाया, प्रतिरोध और टेम्परेचर के बीच में मैंने एक आलेख खींचा है, ठीक है ना, किसका, अतिचालकता का खींचा है। तो अतिचालकता देखिए, अतिचालकता का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से, अतिचालक पदार्थों के लिए ये जो आलेख खींचा है ना, इसको कुछ ऐसा मिलेगा, ये वक्र ऐसा मिलेगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ से ये जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है, टेम्परेचर की कम होने से इधर से देखिएगा आप, ऐसे चल रहे हैं अपन वापस उल्टा रिवर्स चल रहे हैं, तो ऐसे चलेंगे। तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर के कम होने से प्रतिरोध कम हो रहा है, लेकिन 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर क्या हो गया, प्रतिरोध अचानक से 0 हो गया। तो वो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे भाई, अतिचालक पदार्थ कहलाएंगे। और ऐसे पदार्थ में हमने ये किसका गुण लिया, मतलब ये पदार्थ कौन सा है जिसमें ये गुण पाया जा रहा है, मतलब ये ऐसा पदार्थ कौन सा है जिसमें ये गुण पाया जा रहा है, अतिचालकता गुण पाया जा रहा है, तो वो तो अतिचालक पदार्थ है। लेकिन हमने यहाँ पर कौन सा पदार्थ लिया है, ये पारा लिया है। कौन सा लिया है, पारा 4.2 केल्विन ताप, ये पारा है जो कि अतिचालक पदार्थ है। और ये अतिचालक पदार्थ
कौन से ताप पर प्राप्त हो रहा है? ये 4.2 केल्विन ताप पर ये पारा क्या हो रहा है? अति चालक पदार्थ में कन्वर्ट हो रहा है, अति चालक पदार्थ में कन्वर्ट होता है कि कितने ताप पर? 4.2 केल्विन ताप पर। तो याद रखिएगा जो पारा होता है उस पारे का अगर ताप 4.2 केल्विन कर दिया जाए तो उस केस में पारा क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर मटेरियल बन जाता है, अति चालक पदार्थ बन जाता है, उसमें अति चालकता का गुण आ जाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ अगर बात की जाए, क्योंकि चालक का प्रतिरोध हमारा जीरो होने से क्या हो जाता है? जीरो होने का मतलब क्या होता है? देखिएगा चालक का प्रतिरोध शून्य, इसका मतलब उसकी चालकता अनंत। चालक का प्रतिरोध शून्य होने का मतलब यही है कि चालक में धारा बिना ऊर्जा व्यय के प्रवाहित हो सकती है, बिना एनर्जी लॉस के, मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, बिना एनर्जी लॉस के, बिना ऊर्जा व्यय के उस चालक के अंदर धारा प्रवाहित हो सकती है। ऐसी अवस्था में अगर परिपथ में एक बार धारा अगर प्रवाहित हो जाती है तो वह अनंत काल लगातार धारा प्रवाहित हो सकती है। भले ही आप क्या कर सकते हो, विद्युत स्रोत को हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो अतिचालक पदार्थों में अगर एक बार धारा प्रवाहित होगी तो वो धारा अनंत समय तक प्रवाहित हो सकती है। चाहिए आप विद्युत स्रोत को हटा सकते हो, लेकिन वो धारा कंटिन्यू बिना ऊर्जा व्यय के लगातार प्रवाहित हो सकती है। तो ये अतिचालक पदार्थों में ये खास गुण होता है, ये खास इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इनमें एक बार धारा प्रवाह कर देते हो तो वो धारा अनंत समय तक प्रवाहित होती है, बिना किसी ऊर्जा व्यय की, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, क्योंकि प्रतिरोध जीरो हो जाता है। प्रतिरोध की वजह से एनर्जी का लॉस होता है और वो प्रतिरोध जीरो हो गया, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है वो तो हो गया जीरो। अब लॉस होगा नहीं तो धारा कंटिन्यू फ्लो होगी बिना ऊर्जा व्यय के और अनंत काल तक बहेगी वो धारा। जी आप विद्युत स्रोत को हटा लो, लेकिन मेन बात ये है ना कि वो अतिचालक पदार्थ हम प्राप्त नहीं, अतिचालकता का जो गुण है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते ना, ये कठिन कार्य है। अतिचालकता का जो गुण है पदार्थों में, अतिचालकता का जो गुण है वो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कठिन कार्य है। अगर ऐसी मतलब ये समस्या का जो ये समस्या अतिचालक पदार्थ हम प्राप्त कर ले, यानी अतिचालकता का गुण पदार्थों में हम प्राप्त कर ले, तो हमारी जो ऊर्जा संबंधी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। ऊर्जा के फिर तो भंडार हो जाएंगे, ठीक है ना, एनर्जी का तो फिर भंडार हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है ना, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अतिचालकता है वो बहुत निम्न ताप पर प्राप्त होती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये मैंने लिखा है कि पारे का प्रतिरोध 4.2 केल्विन ताप पर शून्य होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखो छोटा सा टॉपिक और बचा है, माइसनल प्रभाव। ये क्या होता है माइसनल प्रभाव? ये हमेशा याद रखिएगा अतिचालक पदार्थों में मिलेगा। ये प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा? अतिचालक पदार्थों में। अतिचालक पदार्थों की में बात करें तो अतिचालक पदार्थों के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है ना, उन पदार्थों के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो जीरो होता है। भाई ये बात याद रखिएगा, जो अतिचालक पदार्थ होते हैं ना, अतिचालक पदार्थ, ये अतिचालक पदार्थों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने की वजह से इस प्रभाव को हम माइसनल प्रभाव बोलते हैं। नॉर्मल स्टेट में नहीं मिलता, ये अतिचालकता की जो अवस्था होती है उसी में ही पदार्थ के जो भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो जीरो होता है, और जीरो होने की वजह से इस प्रभाव का नाम क्या पड़ा? माइसनल प्रभाव। ठीक है ना, इसीलिए इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? माइसनल प्रभाव बताया है। माइसनल नामक जो साइंटिस्ट उसी ने बताया है, इसलिए इसको माइसनल प्रभाव बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिएगा ये नॉर्मल स्टेट, चालक की जो नॉर्मल स्टेट देखिएगा ये होती है, देखिएगा इधर देखिएगा, जो मटेरियल है ना हमारा, जो चालक मटेरियल कौन सा? चालक। तो चालक की नॉर्मल स्टेट ये है, और ये चालक की क्या कौन सी स्टेट है? अतिचालक अवस्था है। ये अतिचालक अवस्था है और ये सामान्य चालक अवस्था है। दो अवस्थाएं होती है, तो सामान्य चालक अवस्था और ये अतिचालक अवस्था। तो सामान्य चालक अवस्था, इसमें तो क्या होता है? पदार्थ के भीतर, पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके मतलब थ्रू आउट होती है, पदार्थ से निकलती है। लेकिन क्या होता है अतिचालक पदार्थों में? ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जीरो होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो साइड से निकल जाती है, इस पदार्थ के साइड से निकल जाती है, पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान जीरो होता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? माइसनल प्रभाव बोलते हैं। ये हमेशा अतिचालक अवस्था में प्राप्त होता है। और अतिचालक अवस्था भी कब मिलेगी? जब टेम्परेचर क्या हो? क्रिटिकल टेम्परेचर से कम। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर को आप कम कर रहे हो, कंटिन्यू पदार्थ का जो टेम्परेचर, कौन से पदार्थ का? चालक पदार्थ का टेम्परेचर आप कंटिन्यू कम करते जा रहे हो, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता का मान अचानक से जीरो हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ को हम अतिचालक पदार्थ बोलते हैं। और ऐसी जो अवस्था को हम क्या बोलते हैं? अतिचालक अवस्था बोलते हैं। पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? वो अतिचालक अवस्था होती है। और उसी अतिचालक अवस्था पर हमें क्या मिलता है? माइसनल प्रभाव मिलता है।
माइसनर प्रभाव मिलता है। और माइसनर प्रभाव में क्या होता है, पदार्थ के अंदर, पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हो गया माइसनर प्रभाव। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। इसमें जो जितनी भी बातचीत की थी स्टार्टिंग में, तो हमने वही देखा था ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है पदार्थों पर, तो वो हमने देख लिया। और फिर अतिचालकता के बारे में, फिर माइसनर प्रभाव, ठीक है। तो माइसनर भी अच्छा है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, छोटा क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, माइसनर प्रभाव क्या होता है, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये हो गया आज का टॉपिक। ओके भाई, थैंक यू।